हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है हमारी और 10th क्लास में हम देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। उसी में हम देख रहे थे औद्योगिकरण का विकास। अब इसी में हम आज 5 नंबर यूनिट अपनी प्रारंभ करने जा रहे हैं, औद्योगिक विकास का अनूठापन। इसको हम देखेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले पीछे हमने जितना भी पढ़ा है इसमें अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम जॉवर की बात कर रहे थे, तो जॉवर जो था वो कैसे दिखते थे, एक चित्र है उनका, एक उनका अनोखा अंदाज के रूप में हमको जॉबर दिखाई देते थे। जो आपका फैक्ट्रियों में, मील में जो मजदूरों की भर्ती कराते थे उनको हम जॉबर कहते थे। तो एक इमेज हमको दी गई है जॉबर की, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। और फिर इसमें देखा अहमदाबाद की मील में लगी मजदूर औरतों को हम लोग आपका देख सकते हैं कि कैसे अहमदाबाद के मील में जो मजदूर औरतें थी वो किस प्रकार से काम कर रही थी। आप उनको यहाँ देख सकते हैं, आप उनको महसूस कर सकते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से महिला उस समय में काम करती। अब देखिए, एक चरखा जो था इस तरह का, एक ऊन जो धागा था वो उसको बनाता था, लेकिन एक ही मशीन में ना जाने कितने चरखों का काम होता था। यानी जिस काम को 20 लोग करते थे उसको केवल एक मशीन कर सकती थी, और जितना काम 8 घंटे में होता था उतना काम मशीन 1 घंटे में कर देती थी। क्लियर है? इसलिए मशीन की तुलना में बनने वाली चीज ज्यादा अच्छी रही। और क्या थी आपका? प्रयासरत थी, इसीलिए मशीनों का प्रयोग यहाँ सर्वाधिक रूप से आपको देखने के लिए मिला और आपको दिखाई दी। क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं। ठीक, बात करते हैं औद्योगिक विकास का अनूठापन। देख लीजिए, भारत में औद्योगिक उत्पादन का वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी कुछ खास तरह के उत्पादन में आपका दिलचस्प था। यानी कि वो क्या सोचती थी, एक किसी विशेष प्रकार का क्या हो, आपका उनका उत्पादन हो, उस चीज में वो आपका क्लियर है बच्चों? ये आपको दिखाई देगा। ठीक, अब आगे देखिए, उन्होंने औपनिवेशिक सरकार की सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी बागान लगाए, खनन, नील जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इससे ज्यादातर ऐसे उत्पादन थे जिनकी भारत में बिक्री नहीं की जाती थी, बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। कैसी थी? निर्यात के लिए। यानी बेसिकली किसके लिए काम हो रहा था? ताकि हम निर्यात कैसे कर पाए, ये उसी की दिशा में बेसिकली काम हो रहा था। क्लियर है? ये हमको पूरा इसमें तो आपको देखना था। क्लियर है? चलिए, इतना आपने देख लिया। अब इसमें जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आगे चल के हम लोग इसमें देखते हैं। अब देखिए, 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय उद्योग व्यवसायी लोग लगाने लगे तो उन्हें भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर की बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। यानी कि जब भारतीय व्यवसायी भी इस तरह के उद्यम खोल रहे थे तो वो क्या नहीं कर रहे थे कि जिस तरह से उनकी क्या थी, कंपटीशन था। किनके? ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर शहर है वो आपका मैनचेस्टर पूरे विश्व में आपका प्रसिद्ध था आपका सूती कपड़ा यानी कि कॉटन के लिए। क्लियर है? वो उसको कॉम्पीट नहीं कर रहे थे। भारत आने वाले ब्रिटिश सालों में मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मील में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागों से बनाए जाते थे। यानी कि शुरुआत में जो आपके सूती मील थे वो क्या बनाते थे? मोटे सूत के धागे बनाते थे। जब धागों का आयात किया जाता था तो वे हमेशा बेहतर किस्म का था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत में हस्तकरघा बनकर इस्तेमाल करते थे और उन्हें चीन को निर्यात किया जाता था। क्या भेजते थे उन्हें? हमेशा आपका चीन को निर्यात किया जाता था।
20वीं शताब्दी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का धारा बदलाव की चपेट में आ चुका था। ठीक, स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार को प्रेरित किया। अब देखिए, अब क्या होगा, पहले लोग क्या पहनते थे, जो मैनचेस्टर में बने कपड़े थे उनको ही पहनते थे, क्योंकि सूती धागा कैसा था, उनका बारीक था, जबकि भारत में उनका मोटे धागे बनाते थे। लेकिन भारत में आंदोलन चल रहा था, कौन सा आपका, ठीक, उस समय एक आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और इस स्वदेशी आंदोलन तो ये मानो कि भारतीय जो आपके व्यापारी थे, जो उद्योग थे, उनके हित में ही हो रहा था, क्योंकि उसमें क्या रखा गया था कि हमको विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना है। जो भारत के बड़े बड़े लीडर थे वो लोगों को प्रेरित कर रहे थे इस चीज के लिए कि हम क्या करें, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करें। औद्योगिक समूह अपने समूह हित की रक्षा करने के लिए संगठित हो गए। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य राष्ट्र शुल्क देने का सरकार पर दबाव डाला कि क्या करें, आयात शुल्क को बढ़ा दें और जो अन्य रियायतें उनको दे रखी हैं उस पर उन्होंने वापस अपना दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। 1960 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में कमी आने लगी थी। कह रहे कि जो 1906 के बाद से जो चाइना को आपका धागा भेजा जाता था, उसका जो आपका निर्यात था, उस निर्यात में क्या थी, कमी आने लगी थी। चीनी बाजार में चीन और जापान की मिलों के उत्पादन छा गए थे। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा आपका बनाने लगे थे। क्या बनाने लगे थे, आपका कपड़ा जो था वो आपका बनाने लगे थे। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया था। अब क्या हुआ कि इस 12 साल में जो सूती कपड़े का जो आपका प्रोडक्शन भारत में था, उसकी जो उसका प्रोडक्शन था वो कितना हो गया, जस्ट आपका डबल हो गया। क्लियर है। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध के एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी गई। ब्रिटिश कारखानों सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि जो माल भारत में मैनचेस्टर से आ रहा था, और उस माल का जो आयात है वो क्या हो गया, कम हो गया। और कम हो गया तो भारतीय बाजारों को रातों रात क्या मिल गया, एक बहुत बड़ा विशाल देसी मार्केट उनको मिल गई, जो पहले किसके कब्जे में थी, मैनचेस्टर से जो सामान आ रहा है उसके कब्जे में थी। अब वहां कौन हो गया, अब भारतीय व्यापारी के लिए, भारतीय कपड़े के लिए अपना लोकल बाजार पूरा उनके सामने खड़ा हुआ। ठीक, अब देखते हैं। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौजी के एक जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर व जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। और पुराने कारखानों में कई आपका पलियों में आपके चलने लगे थे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया। हर एक को पहले से ज्यादा समय पर तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन आपका तेजी से बढ़ा। यानी कि कुल मिलाकर हमें ही बेनिफिट हुआ, हमारे लोगों को रोजगार मिला, भारतीय व्यापारियों को भारतीय बाजार मिला, भारतीय कपड़ों को भारतीय क्षेत्र के लोग पहनने लगे। और अब क्या हुआ कि विदेशी चीजों में आपकी गिरावट दर जो था आ रही थी। तो ये सारी चीज जो है हमको इसमें देखने के लिए आपका मिली थी। अब देखिए, मद्रास चेंबर कॉमर्स का जो पहला वो आपका दफ्तर है, इस दफ्तर को दिखाया गया है। इस इमेज को देखिए आप गौर करके, ठीक, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि मद्रास चेंबर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर है। 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सके, सामूहिक चिंता और मुद्दों पर फैसला ले सके। यानी कि मद्रास में क्या था, सभी लोग व्यापारी एकजुट होते थे
उन पर बात करते थे, कॉमन हो गई इस तरह से मुद्दों पर, और जो कुछ उनके ऐसे बिंदु थे उन पर अपनी चर्चा करते थे, ताकि क्या कर सके हम लोग, आपका मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये कर सकें कि हम व्यापार को कैसे सुगम बनाएं। ये आपस में एक व्यापारिक संघ समूह के रूप में ही काम कर रहा था। देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे क्लास में हैं, आपके शैतानी कर रहे हैं, आराम से बैठिए सामने। देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर को पहली वाली हैसियत कभी हासिल ना हो पाई। यानी कि युद्ध के बाद जब प्रथम आपका वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जिस कंडीशन में आपका पहले काम कर रहे थे, वो कंडीशन दोबारा उनको जो है आपका ना मिल पाई। ठीक, आधुनिकीकरण ना कर पाने और अमेरिकी व जर्मन जापान के मुकाबले कमजोर पड़ने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम हो रहा था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेश में विदेशी उत्पाद को हटाकर स्थानीय उद्योग ने घरेलू बाजार पर अपना कब्जा कर लिया। क्या हुआ? जो भी घरेलू बाजार है, ठीक, अब उन पर क्या हो गया? सब उन्हीं का आपका कब्जा हो गया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। यानी कि अब भारतीय कपड़ा ही भारतीय बाजारों में अपनी पहचान और स्टेबल तरीके से लोगों के सामने खड़ा हो गया। क्लियर है? इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए, एक कपड़े की इमेज है, हाथ से बना कपड़ा, महीन डिजाइन, मेले की नकल नहीं कर सकता था। अब देखिए ये कपड़ा कैसा है? हाथ से बना हुआ। आज भी जो है हमारे यहाँ हस्तकरघा इतना प्रसिद्ध है कि सिल्क की साड़ियाँ, ठीक, बहुत सारे कपड़े कहाँ बनते हैं आज भी? बिल्कुल इस तरीके से ही वहाँ बनते हैं और उनको हम लोग आपका देखते भी। क्लियर है? ये आपको गौर करके देखना है। ठीक, देख लीजिए इसको, कुछ पूछना है कुछ पूछ लीजिए। देख लिया बच्चों? चलिए देखिए, अब देखते हैं लघु उद्योग की बहुत आया कि भारत में एमएसएमई इंडस्ट्री के साथ जो आपके छोटे उद्योग वो कैसे पनप रहे थे। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्रियां उद्योग में लगातार इजाफा, मतलब बढ़ोतरी बोलते हैं इजाफे को, ये लगातार क्या हुआ? इजाफा हुआ। लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योग का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज्यादातर 1911 से में 67% बंगाल और बंबई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबाव रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति बहुत छोटे हिस्से में काम कर रहा था। यह संख्या 1911 में 5% थी और 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्ले में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम कर रहे थे। कुछ मामले में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ। यह बात हस्तकरघा क्षेत्र के बारे में सही नहीं है, जिनकी हमें पीछे चर्चा की गई थी। सस्ते मशीन निर्माता धागे से 19वीं सदी में कटाई उद्योग को खत्म कर दिया गया, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चला रहे थे। 20वीं सदी में हस्तकरघा पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह आपका 3 गुना हो चुका था। यानी कि विगत 40 साल में कितना गुना हो गया? आपका 3 गुना हो गया। ऐसा कैसा हुआ? यानी कि ऐसे कैसा हो गया कि जो हस्तकरघा उद्योग है विगत 40 सालों में आपका 3 टाइम हो गया? क्या कारण रहा कि इसकी प्रगति इतनी अच्छी रही? आइए इसके पीछे देखते हैं। कह रहे हैं इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। यानी कि जो इतनी हमको गति दिखाई दी, इसका बेसिकली था जो टेक्निकल जो आपका चेंज हुआ था, उस चेंज की ही देन थी कि क्या हो गया? आपका हस्तकरघा की जो परसेंटेज है आपका प्रोडक्शन में वो आपका बढ़ गई। अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा ना हो तो उत्पादन बढ़ सकता है। यानी कि अगर आपकी कॉस्ट यानी कि लागत अगर कम रहेगी
तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीकी अपनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर आपका उनको प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, चीजों को उत्पादन करने में पैसा कम लगना चाहिए, तो उनको नई तकनीकी एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम आपका किसी प्रकार की नहीं है। ठीक, इसलिए बाकी सभी दूसरे दशक तक आते आते हमें ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले हस्तकरघा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुए, श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हस्तकरघा में फ्लाई एसेट आपके शटल लगने लगे थे। आपके त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोची, बंगाल आदि क्षेत्रों में हस्तकरघा 70 से 80% थे। यानी कि सबसे ज्यादा ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर क्या थे, हस्तकरघा उद्योग आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज के रूप में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में और मिलों को मुकाबला करने में ज्यादा जो मदद है वो आपका इनमें है, आपका मिलती रही। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बनाते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उनकी मांगों में भारी उतार चढ़ाव आते थे। फसल खराब और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीब के पास रखने के लिए कुछ नहीं होता था तो नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे, तो वो अपना कपड़ा नहीं खरीद पाते थे। अब पैसा नहीं है, कुछ नहीं बेच सकते, तो कहां से कपड़ा खरीदेंगे। तो बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज्यादा थी। यानी कि खाते पीते तबके का मतलब है जिनकी आजीविका थोड़ी सी सही है, जिनके आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है, उनको हम खाता पीता जो आपका तबका है हम उनको मान सकते हैं, जिसमें उतार चढ़ाव कम आते थे, जबकि गरीब भूखे से मरे होते थे। तब भी अमीर कपड़ा खरीद सकता था। अकालों की बरसी और बालूचारी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ा था। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं कि मील विशेष प्रकार की बनाई हुई आपकी नकल नहीं कर सकते थे। बुनकर बुने हुए ऑर्डर वाली साड़ियां मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियां जहां ले जाई गई, लेकिन मिलों में आसानी नहीं था। अब देखिए जिस तरह से वहां की लुंगियां थी, साड़ी जो आपका चीजें बनती थी वो आपका फैक्ट्रियों में नहीं बन सकती थी, वो हस्तकरघा उद्योग में थी। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में उत्पादन बढ़ते जा रहे थे। बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें रातों रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरे परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम को हाथ मिलाना पड़ता था। लेकिन फैक्ट्री के युग में अतीत के अवशेष भरे नहीं थे। उनका जीवन श्रम और औद्योगिकरण की प्रक्रिया का कैसा था, एक विभिन्न कॉमन फैक्टर था। कैसा था? विभिन्न कॉमन फैक्टर था। तो ये चीज आपको इसमें दिखाई दी। अब एक बार छोटा सा एक मैप है और ये मैप को आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा भारत आपको दिखाया गया है। एक बार इस पूरे भारत को यहां से देख लीजिए। दो हिस्सों में हम लोग देखेंगे, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, मध्य प्रांत, मद्रास, चेन्नई, आपका त्रावणकोर, ये सारे क्षेत्र हमको जो है आपके दिखाई देंगे। तो एक बार मैप को देख लीजिए। कुछ पूछना है आपका पूछ लीजिए, जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई आपका डाउट, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट देखिए, आपको दिखाई देगा कहां पर कितनी बड़ी मात्रा में जो आपका ट्रेड है वो आपका हो रहा है। आप पढ़ाई को इतनी आसानी से
ना समझें। देख लिया कहां पर मद्रास है, कहां पर मुंबई है, कहां पर बंगाल है, कहां पर संयुक्त प्रांत है, कहां पर बिहार है। चलिए पीछे कोई भी जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, किसी को डाउट है, किसी कोई क्वेरी है? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगला है इसमें 6 यूनिट। ध्यान दीजिए, वस्तुओं के लिए बाजार। अभी तो उत्पादन कैसे होगा, कहां करेंगे, इसके विषय में पढ़ा। अब बेसिकली हम देखेंगे वस्तुओं के लिए मार्केट कहां है, बाजार कहां है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के प्रयास किया और किस तरह से भारतीय बुनकरों और दस्तकारों ने व्यापारी व उद्योगपति को औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क, सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के लिए बाजार का फैलाने का प्रयास किया। नई चीजें बनी तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना पड़ा। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उत्पादन की जरूरत है। इसके लिए क्या किया गया, और कह रहे हैं कि इसके लिए उन्हें क्या किया गया, इन सब के विषय में हम लोग देखें। कह रहे कि नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। कह रहे अगर आपको नए उपभोक्ता चाहिए, चीजें बढ़े, तो आपको क्या चाहिए, आपको कुछ विज्ञापन देने हैं। आज के समय में भी बड़ा मार्केटिंग है किसका, एडवर्टाइजमेंट का। आप देखते हैं चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका टीवी हो, कहीं भी आप देख रहे हो, बीच बीच में किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई ना कोई फिल्म अभिनेता, कोई ना कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई ना कोई हस्ती को आपका लोगों को आपका इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्लियर है? चाहे कुछ भी बेच रहे हो, चाहे उनको आपका हिंगोली क्यों ना बेचना हो, चाहे कोई आपका टॉफी या बिस्किट क्यों ना बेचना हो, वो दिखाते जरूर है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपना कैलेंडर देते हैं वार्षिक रूप से, वो कैलेंडर को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ग्राइप पावर का कैलेंडर है ये, ठीक इस तरह से आपका लोगों को अपना कैलेंडर देते थे ताकि लोगों के मस्तिष्क में क्या रहे, हमारे प्रोडक्ट की जो छाप है वो बरकरार रहे। ठीक, देख लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बनाता है। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जागरूकता पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होल्डिंग, दीवारों, टेलीविजन के पर्दे, सब जगह पर विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को पीछे मोड़कर देखें तो हमें पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापन के विभिन्न उत्पादों को बाजार में फैलाने में एक नई उपभोक्ता संस्कृति को रचने में अपनी भूमिका निभाई है। अब देखिए कह रहे ये आज से नहीं है, ये काम बहुत पुराने समय से हो रहा है ताकि नए लोगों को अपना ग्राहक बनाया जा सके, औद्योगिकरण की जो आपकी चीजें हैं उनको आपका फैलाया जा सके। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के डबल को आपका लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदार को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह का पता चल जाती थी। लेबल की आपकी चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों पे मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदार को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उनको एक विश्वास जो था वो आपका बन जाता था। तो सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से बात कर लीजिए कि लेबल विज्ञापन क्या है, क्या आप उनको वर्तमान में समझते हैं, कैसी उनकी अहमियत है। आप इस पर एक बार गौर कर लीजिए, फिर आपको चित्र दिए गए हैं इनको देख लीजिए, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 30 सेकंड का समय है आपके पास, देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
देख लिया आपने, आगे बढ़ जाए। अब देखिए, दो चित्र हमको दिए गए हैं। अब कह रहे मैनचेस्टर के लेवल पर 20वीं सदी के आरंभिक आयोजित कपड़ों के लेवल पर असंख्यक भारतीय देवी देवताओं कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप चित्रित करते थे, जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास करते थे। अब देखिए कितने आपके तेज थे वो मैनचेस्टर के लोग। ये क्या करते थे, हमारे देवी देवताओं की आपकी फोटो बनाकर अपने लेवल के साथ चिपका देते थे, ताकि लोगों को क्या हो जाए, हमारे सामान पर अपना विश्वास हो जाए। ठीक, इस तरह का ये काम करते थे। ठीक है। और चित्र 26 का है, मैनचेस्टर के लेवल पर महाराजा रणजीत सिंह का जो चित्र है, आप उसको अच्छे से क्या है देख सकते हैं। क्या है, बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं। लेबलों पर सिर्फ अक्षर, शब्द या अक्षर नहीं होते थे, उनकी तस्वीर भी होती थी, जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेवल को देखेंगे तो निर्माताओं की सोच और उनके हिसाब से लोगों को आकर्षण करने का तरीके का अंदाजा लगा सकते। इस तरीके की इमेज थी और इस तरीके से वो लोगों को आकर्षण करते थे विज्ञापनों के माध्यम से, ताकि वो उनके प्रोडक्ट को खरीद सके। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए। चलिए, देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, ये माचिस का ऐड है और बटर बटर का। अब देखिए, साबुन का ऐड दिखा रहे हैं, सनलाइट साबुन का आपका कैलेंडर है ये, ऐसा कैलेंडर, और यहाँ भगवान विष्णु का आसन को आपका रोशनी देते हुए दिखाया है। बताइए, तो इस तरह से वो लोग ऐड देते थे, ताकि वो जानते थे कि लोगों को कैसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। देवताओं की तस्वीर, तरह तरह के महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों की तस्वीर को विज्ञापन कैलेंडर में खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर यह था कि अगर आप शाही व्यक्ति को सम्मान करते हैं तो इनके उत्पादन का भी सम्मान कीजिए। अगर इस तरह से उत्पादन में राजा इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें शाही के निर्देश देने के लिए बनाया है। उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करना नहीं किया जा सकता है। भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उन्होंने राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई दिए। उनका आशय यह था कि राष्ट्र की परवाह करते हुए उन्हें चीजों को खरीदना, और उन्हें भारतीयों के लिए बनाया गया है। विज्ञापन स्वदेशी और आपका क्या है, भारतीय राष्ट्रों का संदेश जो था देते था। अब देखिए, इस तरह से दिखाया गया, भारतीयों ने इस तरह से बनवाया। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आपको गौर करना है, हर एक चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझना। तो फिलहाल क्या था विज्ञापन का दौर, इसे आप समझिए। निष्कर्ष को, इसके क्वेश्चन आंसर को हम फिलहाल कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।